गुड मॉर्निंग। आज हम अपने कल के चैप्टर से आगे बढ़ते हैं। हम जैव भूगोल की परिभाषाओं के बारे में पढ़ रहे थे और अगली जो परिभाषा हमें डिस्कस करनी है वो है एल.सी. स्टुअर्ट की परिभाषा को हम देखेंगे, जिन्होंने जैव भूगोल की परिभाषाएं देते समय लिखा था, बायोजोग्राफी इज़ द स्टडी ऑफ इंटर रिलेशन बिटवीन फ्लोरा एंड फ्योना एंड देयर एनवायरनमेंट इन पास्ट एंड प्रेजेंट। अर्थात जैव भूगोल के अंतर्गत पृथ्वी के जैविक तत्वों का अध्ययन उनके भूत व वर्तमान के आधार पर किया जाता है और उनका जो आपसी रिलेशन है, जो उनका आपसी रिश्ता है या आपसी जो उनका इंटरेक्शन है, उसका अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। तो ये हमने 7 परिभाषाएं जो प्रमुख जैव भूगोल की थी वो हमने पढ़ी और इनसे हमें ये अंदाज़ा होता है कि ये जो हमारा टॉपिक है, ये जो हमारा विषय है जैव भूगोल का, इसकी व्यापकता धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। जहाँ हम स्टार्ट हुए थे वहाँ से सिर्फ हम इसको वितरण का विज्ञान मानते थे, परंतु आगे जाकर हमने इसमें पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, इनके इंटर रिलेशन, एनवायरनमेंट पे प्रभाव, इन पे एनवायरनमेंट का प्रभाव, इनकी संख्या, फूड चेन, ट्रॉपिकल लेवल्स, सभी चीज़ों को हमने इसमें शामिल कर दिया। तो इससे हमें आइडिया होता है कि ये जो विषय है जैव भूगोल का, ये कितनी व्यापकता लिए हुए है और इसमें और भी नई चीज़ें ऐड होती जा रही है। हम जीवों की संख्या और उनके फैलाव के बारे में पढ़ते हैं और हम निरंतर इस चीज़ का भी अध्ययन करते हैं कि कौन से जीव हैं जिनकी संख्या निरंतर कम हो रही है और वो एक खतरनाक लेवल तक पहुंचते जाते हैं जहां से उनके विलुप्तीकरण या एक्सटिंक्शन की जो समस्या है वो हमारे सामने आ सकती है। तो हम उनको रेड जोन में डाल देते हैं, हम उनको एक संरक्षित एरिया में डालकर उनकी रक्षा करते हैं और उनकी संख्या को बढ़ाने के लिए प्रयासरत रहते हैं। हमारे देश में पिछले कुछ सालों में इसमें अच्छा काम हुआ है और उसी के अंतर्गत इन्होंने बहुत सारे फॉरेस्ट रिजर्व्स बना दिए गए हैं, जहाँ की गतिविधियों को काफ़ी कंट्रोल करके हम ये कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ पर जीवों की संख्या बढ़े और स्पेशली उन जीवों पे हम ध्यान दिया जा रहा है जो विलुप्तीकरण की कगार पर पहुँच गए हैं। तो ये जो विषय है इसकी व्यापकता का अंदाज़ा हमें इसी से हो जाता है कि यहाँ पर हमने कोई भी वो टॉपिक नहीं छोड़ा जो जीवों से रिलेटेड हो। हमने एज अ होल जितना भी जीवित तत्व है, जैविक तत्व हैं, उनका जितना भी चीज़ें होती है, जितने भी तत्व होते हैं, उसके बारे में हमने यहाँ पर पढ़ लिया है। तो हम ये कह सकते हैं कि जैव भूगोल वह विषय है जो एक बहुत अपनी व्यापकता लिए हुए है। इस व्यापकता का और डिटेल स्टडी करने के लिए अब हम जो टॉपिक लेंगे वो है जैव भूगोल का विषय क्षेत्र, स्कोप ऑफ बायोजोग्राफी। क्या है सब्जेक्ट में, क्या क्या हम पढ़ते हैं, वो सारा हम इसके अंतर्गत पढ़ेंगे। और हम ये भी ध्यान रखेंगे कि इस पृथ्वी पर जो जीवों की संख्या, क्षेत्र, इनमें जो संतुलन कायम रहता है, वो जो संतुलन कायम होता है वो हमारी पृथ्वी के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हमने ये माना कि सरिस्का में एक समय ऐसे आया था कि जब वो टाइगर बिल्कुल ख़त्म हो गए थे और कहा जाता था सरिस्का इज़ अ टाइगरलेस टाइगर प्रोजेक्ट, परंतु इसका असर वहाँ के पूरे पर्यावरण पे बहुत ज़्यादा पड़ा। टाइगर के विलुप्त होने के कारण, वहाँ से ख़त्म होने के कारण जो और जीव थे उनकी संख्या में तेज़ी से इजाफा हुआ। उसका क्या रिज़ल्ट रहा कि ये वो शाकभक्षी जीव थे और जो वनस्पति को अपने भोजन के रूप में ग्रहण करते थे, तो उन्होंने लगभग ज़मीन से 5 फीट की ऊंचाई तक का जितना भी वेजिटेशन था उस वेजिटेशन को ख़त्म सा कर दिया। उसके बाद जब गवर्नमेंट ने इसे यहाँ पर टाइगर प्रोजेक्ट शुरू किया, बाहर से यहाँ पर टाइगर लाए गए, उनको बसाया गया, परंतु उनमें भी संतानोत्पत्ति में बहुत पॉजिटिव रिजल्ट नहीं देखने को मिले। उसका क्या कारण था
कि बाघ अपनी एक टेरिटरी बनाता है और उस टेरिटरी में उसे बहुत सिक्योर्ड एटमॉस्फेयर चाहिए होता है, नीचे वनस्पति की सघनता चाहिए होती है जो यहाँ पर उपस्थित नहीं थी। जब शेरों की संख्या कंपैरेटिवली बड़ी टाइगर्स की संख्या, जब ये चीज़ पॉसिबल हो पाई कि उन्होंने और जितने भी हिरन, बांगा, बारहसिंगा, नीलगाय आदि जीव थे उनको कुछ क्षेत्रों में लिमिटेड कर दिया, और इसकी वजह से कुछ क्षेत्र ऐसे हो गए जहाँ पे नीचे वनस्पति की सघनता बढ़ गई, और उसका रिजल्ट क्या रहा कि बाघों के लिए यहाँ का एटमॉस्फेयर जो था वो एटमॉस्फेयर सूटेबल हो गया। तो ये तो जस्ट एक उदाहरण है कि हमें अपने पर्यावरण का कितना ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अगर कोई भी प्रजाति कम होती है या एक्सटिंक्ट होती है तो उसका असर पूरे इकोसिस्टम पे पड़ता है। हमें रोज़ वहाँ पे टाइगर देखने नहीं जाना है, हमें वहाँ घूमने नहीं जाना है, या वो किसी काम में हमारी मदद नहीं कर रहे हैं प्रत्यक्ष रूप से, पर अप्रत्यक्ष रूप से देखा जाए तो जंगल बचाने के लिए वहाँ पर इन टाइगर्स का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ पर अगर वनस्पति की विरलता हो जाएगी तो उसका क्या रिजल्ट होगा कि पूरा जो पारिस्थितिक तंत्र है, जो यहाँ पर वनस्पति की सघनता है, उस पर उसका असर पड़ेगा, और एक बहुत अच्छी क्वालिटी वाला जो इकोसिस्टम था उसकी क्वालिटी जो है वो ख़राब हो जाएगी। इसलिए हमें ये सारे जो बैलेंस हैं इसके बारे में अध्ययन करना अत्यंत आवश्यक होता है। तो अगर हम जैव भूगोल के विषय क्षेत्र की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारा उसका अध्ययन का उद्देश्य क्या होता है? जैविक विश्व का अध्ययन करना। जैविक विश्व का अध्ययन करने से मेरा आशय क्या है कि पृथ्वी पर जितनी भी जैविक प्रजातियां पाई जाती हैं उन सभी का अध्ययन हम इसमें करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि वो सभी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, पृथ्वी को प्रभावित करते हैं, इकोसिस्टम को प्रभावित करते हैं, जिसका उदाहरण हम सरिस्का में देख ही चुके हैं। इसलिए अगर हमें पर्यावरण का एक संतुलन कायम करना है तो हम ये चाहते हैं कि किसी भी प्रजाति पर संकट ना आए, और अगर संकट आए तो हम उसे संरक्षित घोषित कर कर उसकी संख्या को पुनः बढ़ाकर और हम पुनः संतुलन कायम कर सकें, क्योंकि अगर हम ऐसा करेंगे तभी हम उस जीव को बचा पाएंगे और पारिस्थितिक संतुलन को बना पाएंगे। तो जैव भूगोल का एक प्रथम उद्देश्य क्या है कि जितना भी जैविक वर्ल्ड है, जैविक विश्व है, उसमें जितनी प्रजातियां हैं उनका गहन अध्ययन करना, प्लस उसमें हमें जो भी उनकी संख्या का अध्ययन करना, जहाँ पे हमें कमी लगती है, जहाँ पे कोई संकट नज़र आता है, तो उसके लिए हमें उपाय करने होते हैं। दूसरे पॉइंट पे हम आते हैं। दूसरा हमारा मसला ये है कि पृथ्वी के इतिहास का अध्ययन करना, पृथ्वी के विकास का इतिहास का अध्ययन करना, या हम ये कह सकते हैं कि पृथ्वी पर जितने भी जीव जंतु और वनस्पतियां हैं, जब से पृथ्वी का उद्भव हुआ है, जब से पृथ्वी पर वनस्पति और जीवों का उद्भव हुआ है, तब से अब तक की जो स्थितियां हैं उसका अध्ययन हम इसके अंतर्गत करते हैं। क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं कि वर्तमान में जो सिचुएशन है उसका अंदाज़ा लगाने के लिए हमें पास्ट या भूतकाल जो है उसकी परिस्थितियों का अध्ययन करना आवश्यक है, और उसी के आधार पर हम भविष्य के अनुमान लगाते हैं कि अगर इस प्रकार का ट्रेंड चल रहा है तो आगे भविष्य में क्या हो सकता है, और क्या हमें उसके लिए एफर्ट्स करने पड़ेंगे, क्या हमें उसके लिए ऐसे उपाय करने पड़ेंगे कि वो उसका जो क्वालिटी एंड क्वांटिटी दोनों चीज़ें हैं वो इंटैक्ट रहे। फिर हम आते हैं तीसरे पॉइंट पर, जीवाश्मों का अध्ययन। जीवाश्म क्या होते हैं? जीवाश्म, जिसको हम अंग्रेजी में फॉसिल्स कहते हैं, ये फॉसिल्स क्या होते हैं कि पृथ्वी पर जब पुराने समय में जो भी वनस्पति या जीव थे किसी कारण से वो ख़त्म हो गए या पृथ्वी पर गिरकर समाप्त हो गए, और उन पर जब मिट्टी की परतें जमती रही, अंदर केमिकल रिएक्शंस होते गए, तो वो जो जीव थे उसी की आकृति जो है वो एक फॉसिल के रूप में बदल जाती है। जैसे हम बात करते हैं डायनासोर की, हमने डायनासोर का अनुमान कैसे लगाया, किस आधार पे लगाया? क्योंकि हमें उसके फॉसिल्स मिले थे, और उस फॉसिल्स का अध्ययन करके
वैज्ञानिकों ने ये पूरा अंदाज़ा लगा लिया कि किस प्रकार से पृथ्वी पर कभी इतने विशाल जीव रहे होंगे, परंतु किसी कारण से वो विलुप्त हो गए। हम जीवाश्मों की बात करते हैं तो यहाँ पर एक बहुत इंटरेस्टिंग बात आपको बताती हूँ। विश्व में एक ही जीवाश्म उद्यान है, फॉसिल्स पार्क विश्व में एक ही है। और आश्चर्य की बात है, ये किसी को पता नहीं होगा शायद, कि वो फॉसिल्स पार्क राजस्थान के जैसलमेर में है। और अगर आप उस पार्क को विज़िट करेंगे, मैंने आज से करीब 30 साल पहले उस पार्क को विज़िट किया था, तब वो बहुत अच्छी हालत में था। और अगर आप दूर से देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि कोई पेड़ जो है वो ज़मीन पे गिर गया है, पर जब आप उसको टच करके देखेंगे तो एक्चुअली वो लकड़ी नहीं, पत्थर में बदल चुका है। तो वो जो वनस्पति थी वो उसके फॉसिल्स वहाँ पर हैं, परंतु उसको बहुत अच्छी तरह से प्रोटेक्ट नहीं किया गया, इसलिए वहाँ पर जो भी सामग्री थी लोग उसमें से निकाल के ले गए। बहुत कम मात्रा में अब वहाँ पर इस प्रकार के फॉसिल्स रह गए हैं, परंतु उनको देख के हमें ये अंदाज़ा लगता है कि इस क्षेत्र में पहले कैसी वनस्पति पाई जाती होगी। और आप ये देखिए कि हम ये मानते हैं कि ये जो एरिया है पहले भूमध्य रेखा के क्षेत्र में रहा था, और इसीलिए वहाँ पर बहुत ही मोटे तने वाले वृक्षों के फॉसिल्स हैं। इसका मतलब यहाँ पर पहले बड़ी सघन वनस्पति पाई जाती होगी, ऊंचे बड़े वृक्ष पाए जाते होंगे। और इसका एक और हमारी इस बात को एक चीज़ से और बल मिलता है कि ये वो क्षेत्र है जहाँ पर बड़ी मात्रा में फॉसिल फ्यूल, जिसे हम कहते हैं जीवाश्म ईंधन, जो हमें प्राकृतिक तेल और गैस के रूप में पाया जाता है, वो हमें इस क्षेत्र में ज़मीन के अंदर, भूमि के अंदर अपनी उपस्थिति बता रहा है, जिससे हम इस चीज़ का अनुमान लगा रहे हैं कि ये क्षेत्र जो है इसकी स्थिति पहले कहाँ रही होगी। तो हमें पृथ्वी की उत्पत्ति और उसके वर्तमान समय तक पहुँचने के लिए उसकी क्या क्या स्थिति रही होगी, क्या क्या सिचुएशंस रही होगी, उसका अनुमान हमें इस प्रकार के चीज़ों से लगता है। इसीलिए जैव भूगोल का एक बहुत इम्पॉर्टेंट काम है कि जो भी जीवाश्म है उनका अध्ययन करना। उसके बाद हम अगले पॉइंट पे आते हैं। इसमें हम ये मानते हैं कि जैव ऊर्जा चक्र और आहार श्रृंखला का अध्ययन। देखिए, हमारी पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के जीव जंतु भी पाए जाते हैं, वनस्पतियां भी पाई जाती हैं, और ये जितने भी जीव जंतु हैं सबकी फूड हैबिट्स अलग अलग प्रकार की होती है, और इसी फूड के द्वारा उन्हें ऊर्जा प्राप्त होती है, और उसी ऊर्जा के द्वारा वो सभी अपनी संख्या को बढ़ाते हैं, अपने आकार को बढ़ाते हैं और अपने अस्तित्व को बनाए रखते हैं। तो हम जैव भूगोल में ये देखते हैं कि भी डिफरेंट फूड हैबिट्स की वजह से हमारी पृथ्वी पर यह संतुलन कायम रहता है। इसको हम एक उदाहरण के से समझ सकते हैं कि अगर हम एक मोटे तौर पर अध्ययन करें तो हम ये देखेंगे कि पृथ्वी पर अगर हम मानव की बात करते हैं तो 50% वेजिटेरियंस हैं, 50% नॉन वेजिटेरियंस हैं। ये एक मोटा मोटा अनुमान हम एक एग्जाम्पल के तौर पर लगा रहे हैं। अगर हम ये सोचें, जैसा कि समय समय पर इस तरह की बातें उठती रहती है कि बी वेजिटेरियन, कि सब लोग जो हैं वो शाकाहारी बन जाएं, हम इस सेंटेंस का अध्ययन करें गहन से तो हमारे सामने ये बात आएगी कि अगर सभी मानव जो किसी जीव को का भक्षण करते हैं, अगर वो सारे ही शाकभक्षी हो जाएंगे, वेजिटेरियन हो जाएंगे, तो इसमें दो तरह से समस्या हमारे सामने आएगी। पहली समस्या तो ये कि जीवों की जो संख्या, जिन जीवों का भक्षण किया जाता था उनकी संख्या में तेज़ी से इजाफा होगा, और वो भी उसके अपने भोजन के लिए पूरी तरह से वेजिटेशन पे डिपेंड हो जाएंगे, और मानव भी जो 100% है वो उसी वेजिटेशन पे डिपेंड हो जाएगा। तो ये जो भी हमारा जितना भी वनस्पति का जो है, जितनी भी उपलब्धता है, उसके ऊपर इतना दबाव पड़ जाएगा कि वो उसको टैकल नहीं कर पाएगा। इसलिए हम इस बात में बिल्कुल भी इस बात को इम्पॉर्टेंट नहीं मानते हैं। तो हम ये जो ऊर्जा चक्र है और आहार श्रृंखला है, इसका अध्ययन हम जैव भूगोल के अंतर्गत करते हैं। अपनी अगली कक्षा में हम इसके जो और भी इसके जो आहार क्षेत्र हैं, उसकी बात करेंगे। थैंक यू।